हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने इस चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए रिवीजन क्लास शुरू कर दिया गया है और ये रिवीजन क्लास रोज रात 8 बजे लाइव चलता है। तो रोज रात 8 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना रिवीजन कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम आपको रिविजन करवाएंगे जो बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 7.4, सी ऑप्शन है 2.5, डी ऑप्शन है 10.5। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो 10.5 होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ये क्षारीय होता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, ये आपको याद रखना है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, ये भी आपको याद रखना है। और नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो 2.5 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। ए ऑप्शन है यूरेनियम, बी ऑप्शन है थोरियम, सी ऑप्शन है सोडियम, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो जो यूरेनियम होता है ये नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ कौन सा होता है, तो यूरेनियम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और भारत में यूरेनियम का खान कहां पे पाया जाता है, तो जादूगोड़ा में पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और सोडियम को कहां पे रखा जाता है, तो किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि सामान्य प्रंकुचन दाब कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सामान्य प्रंकुचन दाब कितना होता है। ए ऑप्शन है 80 mm, बी ऑप्शन है 100 mm, सी ऑप्शन है 120 mm, डी ऑप्शन है 130 mm। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सामान्य प्रंकुचन दाब कितना होता है, तो 120 mm होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अनुशीतलन दाब कितना होता है, तो 80 mm होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है अम्ल, बी ऑप्शन है क्षार, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो जो अम्ल होता है ये क्या करता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो क्षार होता है ये क्या करता है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है, तो लाइकेन से प्राप्त होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। ए ऑप्शन है कोशिका द्रव में, बी ऑप्शन है कोशिका झिल्ली में, सी ऑप्शन है हरित लवक में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, तो कोशिका द्रव में होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि अफ्रीका मानव का सबसे निकटतम संबंधी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि अफ्रीका मानव का सबसे निकटतम संबंधी है। ए ऑप्शन है चिंपैंजी, बी ऑप्शन है चीन के लोग, सी ऑप्शन है बंदर, डी ऑप्शन है गिलहरी। तो अफ्रीका मानव का सबसे निकटतम संबंधी कौन है, चिंपैंजी है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। ए ऑप्शन है पतियों के द्वारा,
बी ऑप्शन है तना के द्वारा, सी ऑप्शन है फूलों के द्वारा, डी ऑप्शन है जाइलम के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जाइलम कहाँ पे पाया जाता है, तो पेड़ पौधों में पाया जाता है। और जाइलम क्या कार्य करता है, तो ये जल का परिवहन करता है पेड़ पौधों में, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है किण्वन, बी ऑप्शन है बौनापन, सी ऑप्शन है जाइगोट, डी ऑप्शन है मधुमेह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, तो जाइगोट कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो मधुमेह होता है ये किस हार्मोन की कमी के कारण से होता है, तो ये इंसुलिन नामक एक हार्मोन पाया जाता है शरीर में, उसकी अगर कमी हो जाती है तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो ये भी साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि द्विखंडन किसमें होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि द्विखंडन किसमें होता है। ए ऑप्शन है अमीबा में, बी ऑप्शन है पैरामीशियम में, सी ऑप्शन है लिम्निशियम में, डी ऑप्शन है यहाँ पे ईस्ट में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द्विखंडन किसमें होता है, तो द्विखंडन अमीबा में होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अमीबा होता है ये एक कोशिकीय होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है। ए ऑप्शन है अधिवृषण में, बी ऑप्शन है वृषण में, सी ऑप्शन है शुक्राशय में, डी ऑप्शन है सभी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है, यानी शुक्राणु कहाँ बनता है, तो वृषण में बनता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुक्राणु होता है ये पुरुषों में पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जो अंडाणु होता है ये स्त्रियों में पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। ए ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, बी ऑप्शन है अंडाणु कोशिका, सी ऑप्शन है रक्त की कोशिका, डी ऑप्शन है त्वचा की कोशिका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो जो तंत्रिका कोशिका होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण से लाल दिखाई देता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि मानव मादा का गर्भकाल का समय काल कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो मादा होती हैं उनका गर्भकाल का जो समय होता है वो कितने यहाँ पे होता है, कितने समय का होता है। ए ऑप्शन है 9 माह का, बी ऑप्शन है 10 माह का, सी ऑप्शन है 11 माह का, डी ऑप्शन है 12 माह का। तो कितना होता है इनका समय, तो 9 माह का होता है गर्भकाल का इनका समय। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है। ए ऑप्शन है श्वेत, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है नीला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है, तो श्वेत होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शुक्राणु पुरुषों में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये बनता कहाँ है, तो वृषण में बनता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15
15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। इसमें से आपको बताना है कि किसे चाकू से हम काट सकते हैं। ए ऑप्शन है आलू को, बी ऑप्शन है सोडियम को, सी ऑप्शन है दोनों को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसे, यहाँ पे होता कि यहाँ पे किस धातु को, यहाँ पे होता है यहाँ पे धातु, यहाँ पे धातु छूट गया है। तो यहाँ पे ये प्रश्न रहता है ऐसे कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पे जो सोडियम है इसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सोडियम होता है इसे हम लोग केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मैग्नेटाइट है ये किस धातु का अयस्क है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है Mg का, बी ऑप्शन है Fe का, सी ऑप्शन है Ag का, सी यहाँ पे डी ऑप्शन है Cu का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो Fe का है, ये आपको याद रखना है। Fe यानी होता है फेरस यानी लोहा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी रहता है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो हेमेटाइट भी लोहा का अयस्क है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो मैग्नीशियम होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये हरित लोक में पाया जाता है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है गोल्ड, सी ऑप्शन है जिंक, डी ऑप्शन है लोहा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो जो गोल्ड होता है, जो सोना होता है, ये ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, इसीलिए जो गोल्ड होता है वो कभी खराब नहीं होता है। और जो गोल्ड होता है ये बहुत ही तन्य होता है। 1 ग्राम सोना में लगभग 2 किलोमीटर तार हम बना सकते हैं, इतना ये तन्य होता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि धातुओं की प्रवृत्ति होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। ए ऑप्शन है विद्युत धनात्मक, बी ऑप्शन है विद्युत ऋणात्मक, सी ऑप्शन है उदासीन, डी ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धातुओं की प्रकृति होती है तो कैसी होती है। तो जो धातु होते हैं वो विद्युत धनात्मक होते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो धातुएं होते हैं ये इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्याग करके ये धनायन बनाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो अधातु होते हैं वो विद्युत ऋणात्मक होते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं तो वो ऋण आयन का निर्माण करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है। ए ऑप्शन है तांबा का, बी ऑप्शन है चांदी का, सी ऑप्शन है फास्फोरस का, डी ऑप्शन है जिंक का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप लगाया जाता है, तो जिंक का लेप लगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिंक का जब हम लेप लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो फास्फोरस होता है इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है P4। और जो फास्फोरस होता है इसको कहाँ पे रखा जाता है, तो पानी में डुबा के रखा जाता है, ये भी अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है, तो इसे हम लोग कहाँ रखते हैं, पानी में डुबा के रखते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो चांदी होता है ये विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि क्षार स्वाद में कैसा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्षार स्वाद में कैसा होता है। ए ऑप्शन है तीखा, बी ऑप्शन है खट्टा, सी ऑप्शन है मीठा, डी ऑप्शन है कड़वा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्षार स्वाद में कैसा होता है। तो जो क्षार होता है वो स्वाद में कड़वा होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अम्ल होता है ये स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21
21 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित होती हैं। जो पीएच स्केल होता है उस पे कितनी संख्याएं अंकित होती है, कहां से कहां तक की संख्याएं अंकित होती है आपको बताना है। तो पीएच स्केल पर 0 से लेके 14 तक की संख्याएं यहाँ पे अंकित होती हैं और बीच में क्या होता है 7 होता है जो उदासीन होता है। यहाँ पे देखिए 0 से लेके अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 के बीच आता है तो वो अम्लीय होता है यानी एसिड होता है। और यहाँ पे देखिए 7 से लेके अगर 14 के बीच में कोई यहाँ पे किसी विलयन का पीएच मान आता है तो वो बेस होता है यानी क्षारीय होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे प्रश्न था कि पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित होती है, तो 0 से लेके यहाँ पे 14 तक की संख्याएं अंकित होती हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है दूध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लवण और जल बनाते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये बार बार पूछा जाता है प्रश्न की दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है यहाँ पे लवण, डी ऑप्शन है अनिश्चित। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वे अम्लीय होते हैं। और यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो ये क्या है, यहाँ पे अधातु है। और यहाँ पे देखिए जो अधातु होते हैं उसके जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है वायुमंडल में, तो 0.03% पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि क्रांति कोण का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है। ए ऑप्शन है 40 डिग्री का, बी ऑप्शन है 90 डिग्री का, सी ऑप्शन है 80 डिग्री का, डी ऑप्शन है 60 डिग्री का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्रांति कोण का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो ये फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है। ये प्रश्न काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। ए ऑप्शन है नाइक्रोम का, बी ऑप्शन है तांबा का, सी ऑप्शन है लोहा का, डी ऑप्शन है टंगस्टन का। तो जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और टंगस्टन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो राजस्थान में टंगस्टन सबसे अधिक होता है। तो साथ में ये भी आपको याद रखना है। जो विद्युत इस्त्री होता है और जो विद्युत हीटर होता है उसमें किस तार का प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त जो सारणी है उसमें वर्गों की संख्या कितनी है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 10, डी ऑप्शन है यहाँ पे 17। ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, तो 7 है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी हम लोग पढ़ते हैं उस आवर्त सारणी को किसने बनाया, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है मेंडल ने, बी ऑप्शन है मोजले ने, सी ऑप्शन है मेयर ने, डी ऑप्शन है लुईस ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो ये मोसले ने बनाया, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें तत्वों को किस आधार पे रखा गया है, तो परमाणु संख्या के आधार पे रखा गया है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28
28 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करती है। ए ऑप्शन है ऊष्मा को, बी ऑप्शन है पाराबैंगनी किरण को, सी ऑप्शन है सूर्य की ऊष्मा को, डी ऑप्शन है अवरक्त किरणों को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है और सही में महत्वपूर्ण है। जो ओजोन परत है ये किसका अवशोषण करता है, तो ये पराबैंगनी किरण का अवशोषण करता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ओजोन परत जो है ये किस गैस के कारण से नष्ट हो रहा है, तो CFC गैस के कारण से नष्ट हो रहा है, ये भी आपको याद रखना है। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सीसा और टीन के जो मिश्र धातु होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सोल्डर, बी ऑप्शन है स्टील, सी ऑप्शन है गन मेटल, डी ऑप्शन है उपधातु। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो स्टील होता है इसमें जंग नहीं लगता है, और जो स्टील होता है ये मिश्र धातु होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो स्टील होता है ये लोहा और क्रोमियम से मिलकर बना होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। यहाँ पे आपको बताना है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। ए ऑप्शन है मीथेन गैस, बी ऑप्शन है एथेन गैस, सी ऑप्शन है ब्यूटेन गैस, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है। तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और CNG का मुख्य घटक कौन सा होता है, तो यही मीथेन गैस होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। CNG का फुल फॉर्म बार बार पूछता है कि CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये थे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उसका हमने आपको रिवीजन करवा दिया। तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये सभी मेहनत आपके लिए ही है। और आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। ए ऑप्शन है 10 HZ, बी ऑप्शन है 50 HZ, सी ऑप्शन है 60 HZ, डी ऑप्शन है यहाँ पे 100 HZ। तो ये प्रश्न हम आपको काफी बार करवा चुके हैं, तो इसका आंसर आप लोग गलती मत कीजिएगा, बिल्कुल ही सही बताइएगा। और आवृत्ति का सही मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। होमवर्क प्रश्न में भी एक प्रश्न हम आपको बता दिए। और आइए देखते हैं आगे क्या है। आगे यही है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सभी हमारे छोटे भाई बहन हैं। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जितना PDF होगा उसका PDF हम आपको क्या करेंगे, 10 बजे से पहले हम आपको रात में भेज देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और सुबह यहाँ पे 5:30 बजे मिलते हैं टेस्ट में, तो टाइम आप लोग याद रखिए। अलार्म लगा के अब सोइए, क्योंकि आपको सुबह में उठ के तैयारी करना है। और यहाँ पे देखिए बोर्ड परीक्षा काफी नजदीक है, तो आप लोग अब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर।